वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट प्रोडक्शन इन लॉन्ग रन। प्रोडक्शन इन लॉन्ग रन को समझने के लिए लास्ट वीडियो में जो हमने एग्जाम्पल लिया था, जहां हमारे पास एक बेकरी थी और हम ब्रेड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, हम उसी एग्जाम्पल को आगे एक्सटेंड करेंगे और हम उसे लॉन्ग रन के हिसाब से देखेंगे। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले जाके उसे देखिए, क्योंकि जितनी भी टर्म्स हम आज की वीडियोस में यूज करेंगे वो पिछली वीडियो में समझाई गई हैं। सो टू अंडरस्टैंड प्रोडक्शन इन लॉन्ग रन, प्लीज वॉच द वीडियो अबाउट प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन। तो हमने शॉर्ट रन में देखा था कि मेरे पास एक बेकरी थी और मैं उसमें प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रही थी बाय एडिंग मोर लेबर्स, मतलब अपने नंबर ऑफ लेबर्स को बढ़ाकर मैं अपनी टोटल प्रोडक्ट को इंक्रीज करने की कोशिश कर रही थी। अब हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं तो मैं सारे इनपुट्स मेरे लिए वेरिएबल हैं, तो हम मानकर चलते हैं कि शॉर्ट रन में जो हमारे पास फिक्स था जैसे कि अवन, अब वो हमारे पास एक वेरिएबल इनपुट है, हम उसे भी बढ़ा सकते हैं। तो मैंने अब अपनी बेकरी की स्पेस भी बढ़ा ली और मैंने उसमें एक और अवन ऐड कर लिया। तो प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्ट किस तरीके से बिहेव करेगा, इसकी तीन पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि पहले एक अवन से मेरी टोटल प्रोडक्शन जो थी एक दिन की ब्रेड्स की वो थी 400 यूनिट्स की। मैंने अपने अवन्स को डबल कर दिया, एक अवन से मेरे पास 2 अवन्स हो गए, तो जो मेरी टोटल प्रोडक्शन थी वो 1000 यूनिट्स ऑफ ब्रेड तक पहुंच गई। मतलब मेरे जो अवन्स हैं, इनपुट्स हैं, वो मैंने डबल कर दिए, तो मेरा जो आउटपुट था वो डबल से ज्यादा इंक्रीज हो गया। एक अवन से एक दिन की प्रोडक्शन थी 400 यूनिट्स और 2 अवन से प्रोडक्शन हो गई 1000 यूनिट्स ऑफ ब्रेड। सो इनपुट से ज्यादा टोटल प्रोडक्ट में चेंज आया है। अगर ये 400 से 800 हो जाता तो मैं कहती कि मेरी प्रोडक्शन जो है वो डबल हो गई है इनपुट्स डबल होने की वजह से, पर यहाँ पर इनपुट्स डबल हुए हैं लेकिन आउटपुट जो है वो डबल से ज्यादा इंक्रीज हुआ है। इसे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं रिटर्न्स टू स्केल। मतलब प्रोडक्शन को स्केल अप करने से रिटर्न्स पर क्या फर्क पड़ता है, इसका जो फर्स्ट केस है इसमें हम देख सकते हैं कि जो मेरे इनपुट्स हैं, इनपुट्स को डबल करने की वजह से मेरा जो प्रोडक्शन है उस पर डबल से ज्यादा का फर्क पड़ा है। इसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। मतलब प्रोडक्शन स्केल अप करने की वजह से जो मेरे रिटर्न्स थे वो इंक्रीज तो हुए हैं लेकिन एक इंक्रीजिंग रेट से। मतलब 400 से 800 होते तो हम कहते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट हमारा जनरेट हुआ है, लेकिन हमारा यहाँ पर प्रोडक्शन 400 से सीधा 1000 यूनिट्स पर आया, तो इसीलिए इसे कहा जाता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सो जैसे मैंने कहा था कि लॉन्ग रन में प्रोडक्शन किस तरीके से बिहेव करेगी, इसकी 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस कर ली, अब हम आते हैं सेकंड पॉसिबिलिटी पर, जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में जिस प्रपोर्शन में हम लोग अपने इनपुट्स को बढ़ाते हैं उसी प्रपोर्शन में हमारा टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने अवन्स 1 से 2 कर दिए तो प्रोडक्शन जो थी वो 400 यूनिट से 800 यूनिट्स पर आ गई। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोग यूनिटरी मेथड करते हैं। जैसे चीजें यूनिटरी मेथड में होती हैं, 1 oven कैन बेक 400 यूनिट्स ऑफ ब्रेड इन अ डे, सो 2 ovens कैन बेक 2 into 400 दैट इज इक्वल टू 800 ब्रेड्स इन अ डे। इसे हम कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, कि मतलब हमने अपनी जब टोटल प्रोडक्शन को स्केल अप किया, हमने सारे इनपुट्स को जो लॉन्ग रन में वेरिएबल हैं उन्हें जब डबल कर दिया तो उसकी वजह से प्रोडक्शन भी जो हमारी थी वो डबल हो गई। थर्ड केस है जहां इनपुट्स बढ़ाने की वजह से प्रोडक्शन में उतना इंक्रीज नहीं आया। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने इनपुट्स डबल किए लेकिन जो मेरी प्रोडक्शन थी वो डबल से कम रेट पर इंक्रीज हुई। इसे हम बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब तीनों जो है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इन तीनों की अपनी अपनी वजहें होती हैं, अपनी अपनी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एक फर्म या तो कांस्टेंट रिटर्न्स देखती है या इंक्रीजिंग रिटर्न्स देखती है या फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल देखती है। लेकिन लॉन्ग रन में सिर्फ यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास जितने भी इनपुट्स होते हैं लॉन्ग रन में वो सब वेरिएबल होते हैं, तो जब हम इन सारे वेरिएबल्स को बढ़ाते हैं तो इसे बोला जाता है स्केल अप करना अपनी प्रोडक्शन को। सो स्केल अप करने की वजह से हमारे पास 3 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, या तो हमारा जो प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्ट है, वो इनपुट से ज्यादा रेट पे इंक्रीज होगा, या वो इनपुट के हिसाब से ही इंक्रीज होगा, या फिर जितना चेंज इनपुट में आया है उतना चेंज हमारे टोटल प्रोडक्ट में नहीं आ पाएगा। सो दीज आर द 3 possibilities that exist
जब हम बात करते हैं अबाउट प्रोडक्शन इन लॉन्ग रन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्शन को स्केल अप करना क्यों चाहेगी? ज्यादा प्रोडक्शन का मतलब होता है ज्यादा कॉस्ट, पर ज्यादा प्रोडक्शन से एक और चीज आती है जिसे हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मैंने अपनी बेकरी की प्रोडक्शन को स्केल अप किया बाय एडिंग एन एक्स्ट्रा ओवन। मुझे ज्यादा जगह लेनी पड़ी, मुझे एक एक्स्ट्रा ओवन ऐड करना पड़ा। प्रोडक्शन स्केल अप करने का डिसीजन मैंने ऑब्वियसली तभी लिया होगा जब मुझे मार्केट से ब्रेड्स की डिमांड इतनी आ रही होगी कि मुझे ये लगे कि हाँ, अगर मैं अपना प्रोडक्शन बढ़ा भी देती हूँ तो मेरी डिमांड उतनी होगी कि जितना स्केल अप करने के बाद मेरी ब्रेड्स बनेंगी वो मार्केट में कंज्यूम हो जाएंगी। फ्यूचर में अगर मुझे ऐसा लगेगा कि रिस्पॉन्स और अच्छा आ रहा है और मेरी ब्रेड्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो मे बी आई विल बाय बिगर ओवन्स। मे बी मैं ऐसी मशीन्स एक्वायर कर लूंगी जिससे ब्रेड्स बनाने का प्रोसीजर थोड़ा ज़्यादा ऑटोमेटेड हो जाए। सो आई कीप स्केलिंग अप, और स्केल अप करने की वजह से मेरी टोटल कॉस्ट तो है वो बढ़ेगी। टोटल कॉस्ट क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ऑब्वियसली मैं अगर ज़्यादा ऑटोमेशन लेकर आ रही हूँ, मैं बड़े ओवन्स खरीद रही हूँ, मैं ज़्यादा लोगों को एंगेज कर रही हूँ, तो मेरी कॉस्ट तो बढ़ेगी। लेकिन एक और चीज़ होगी, और वो है जो मेरी पर यूनिट है ब्रेड की वो कम होती जाएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, हम लोग उसे स्केल अप करेंगे, हम उसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन करेंगे, तो हमारा काम ज़्यादा एफिशिएंट होता जाएगा और उसकी वजह से जो हमारी पर यूनिट कॉस्ट है ब्रेड की वो कम होती जाएगी। अगर मैं इसे बहुत फॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो मेरी एवरेज कॉस्ट ब्रेड की कम हो जाएगी, और इसे कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब कोई काम बड़ी स्केल पर किया जाता है तो टोटल कॉस्ट तो बढ़ती है पर एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है, जिस वजह से हम हर सिंगल यूनिट से ज़्यादा प्रॉफिट डिराइव करने की सिचुएशन में होते हैं। मतलब पहले मैं पिज्ज़ाज पूरे मैनुअल तरीके से बना रही थी तो जो मेरी पर यूनिट कॉस्ट थी वो हाई थी, राइट। मेरी टोटल कॉस्ट कम थी लेकिन मेरी जो एवरेज कॉस्ट थी, एवरेज का मतलब क्या होता है, जब हम टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है एवरेज कॉस्ट। तो एक स्लाइस ऑफ ब्रेड को या एक लोफ ऑफ ब्रेड को बनने में जो प्राइस लग रहा था, जो कॉस्ट लग रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा थी। अब मैंने लेबर्स को सब्सटीट्यूट कर दिया, मतलब लेबर्स अभी भी हैं लेकिन ज़्यादा काम जो है वो मशीन्स पर होता है, तो मशीन ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं। तो मेरी टोटल कॉस्ट जो थी वो उस मशीन को लाने की वजह से, एक्स्ट्रा लेबर को लाने की वजह से बढ़ी तो, लेकिन जो मेरी पर यूनिट कॉस्ट है, मतलब अगर मैं उस टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ ब्रेड से डिवाइड कर दूं तो एक यूनिट ऑफ ब्रेड की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो हर प्रोड्यूसर ये चाहता है कि वो अपनी प्रोडक्शन को स्केल अप करता रहे ताकि हर एक यूनिट से जो हर एक यूनिट की कॉस्ट है वो उसे कम से कम कर सके। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जितनी कम कॉस्ट हमारी हर एक सिंगल यूनिट की होगी उतना ज़्यादा हम लोग अपना प्रॉफिट मार्जिन उससे डिराइव कर सकते हैं। जैसे पहले भी मैं ब्रेड 10 रुपए की बेच रही थी और आज भी मैं उसे 10 रुपीज़ का ही बेच रही हूँ, लेकिन पहले जो एवरेज कॉस्ट थी एक ब्रेड की वो थी 6 रुपीज़, तो मैं प्रॉफिट उसमें अर्न कर पा रही थी 4 रुपीज़ का। और आज की डेट में क्योंकि मैं मास प्रोडक्शन कर रही हूँ, मेरी प्रोडक्शन का स्केल बढ़ गया है, तो मैं एक ब्रेड प्रोड्यूस कर पा रही हूँ इन ₹2, तो जो मेरा प्रॉफिट है वो 8 रुपीज़ से इंक्रीज हो गया है। तो हर प्रोड्यूसर यही चाहता है कि वो एक पर्टिकुलर यूनिट से ज़्यादा प्रॉफिट डिराइव कर सके, इसीलिए हम लोग प्रोडक्शन को इस एंगल से देखते हैं कि हम कितनी प्रोडक्शन करें ताकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो सके। सो एज आई सेड बिफोर कि अगर मुझे मार्केट से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, मतलब डिमांड फॉर माई ब्रेड्स विल बी इंक्रीजिंग, तभी मैं अपनी प्रोडक्शन को स्केल अप करूंगी। बिकॉज मैं चाहती हूँ अपनी पर यूनिट कॉस्ट को घटाना, पर उस पर प्रॉफिट में तभी कमा पाऊंगी जब मार्केट में डिमांड होगी। सो शॉर्ट रन लॉन्ग रन हेल्प करते हैं एक प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजंस लेने में, पर ये डिसीजन बिना डिमांड और कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए नहीं लिए जा सकते। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की, फिर बात करते हैं हम प्रोड्यूसर बिहेवियर की, और उसके बाद बात होती है मार्केट की। सो हर प्रोड्यूसर ये चाहेगा कि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहेंगे, और हर एक कंज्यूमर ये चाहता है कि उसे हर एक प्रोडक्ट कम से कम प्राइस पर मिल जाए, राइट। तो मार्केट में डिमांड तभी क्रिएट होती है, मार्केट में इक्विलिब्रियम तभी आता है जब सप्लायर और जो कंज्यूमर है वो एक सेंट्रल डिसीजन पर आते हैं। तो हम ना प्रोड्यूसर को इंडिविजुअली स्टडी कर सकते हैं और ना ही हम कंज्यूमर को इंडिविजुअली पढ़ सकते हैं। इसीलिए हम जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो है वो इस तरीके से हैं कि पहले हम कंज्यूमर बिहेवियर समझेंगे, उसके बाद हम प्रोड्यूसर बिहेवियर को समझेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये दोनों फोर्सेस कैसे ऑपरेट करती हैं कोई भी मार्केट डिसीजन लेने के लिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए सो दैट वी कैन ग्रो। और अगर आपको कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन समझना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। हम लोग शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों समझेंगे यूजिंग दैट प्रोडक्शन फंक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।